गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि एक बार फिर ऑनलाइन क्लासों की शुरुआत हो चुकी है और आज हम एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं जो इस सिलेबस में सबसे बड़ा भी है। और इससे पहले हमने 7वां लेसन पढ़ लिया था, राजस्थान का एकीकरण, और उसमें प्रजामंडल वगैरह जो थे। और इससे पहले अपनी जब भी क्लासें लगी थी तो शुरू के जो फर्स्ट और सेकंड लेसन वो हो चुके थे। अपने सिलेबस में बोर्ड ने 6th लेसन जो सबसे बड़ा है उसको अपन आज लेके चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी ये क्लास अटेंड करें आप, तो सबसे पहले तो अपने पास अपनी जो 12th क्लास की बुक्स है वो निकाल के बैठें, जो टॉपिक चल रहा है वो, और साथ ही साथ एक पेन और रजिस्टर और रखें, ताकि जैसे जैसे क्लास चल रही है वैसे वैसे जो भी कोई इम्पोर्टेंट लग रहा है और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन किया जा सके। तो ज़्यादा अपन आज विशेष तौर पर ज़्यादा बात ना करके अपन लेसन की शुरुआत करते हैं। लेसन का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। ये 6th लेसन जो है वो आधुनिक भारत का है। आधुनिक भारत का मतलब कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने के बाद जब तक हमने आज तक जितने भी आंदोलन लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने देश को आज़ादी कराने के लिए, वो सारे लेसन, और इससे पहले हमारे यहाँ पर भारत में जितने भी सामाजिक सुधार जितने भी हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय के तहत हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद के तहत हुए, ये सारे आंदोलन समाज को सुधारने के लिए जो इन्होंने जो अपना योगदान दिया उन सब की इस लेसन में चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे देखो कि लेसन का नाम आपका दे रखा है आधुनिक भारत का संविधानता आंदोलन। वो आपको समझ में आ चुका होगा कि अंग्रेज जब हमारे भारत में आए तो उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने हमारे यहाँ पर किस प्रकार अत्याचार करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे हमने उनके प्रति क्या क्या आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन किए, किस तरह हमने हमारे भारत को आज़ादी दिलाई, वो सब कुछ अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो लेसन की शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले टॉपिक दे रखा है सामाजिक आंदोलन, यानी कि सबसे पहले अपन सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी पृष्ठभूमि, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो कि ब्रिटिश शासन प्रणाली ने, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। बिल्कुल किया, क्योंकि उनकी रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका जो उद्देश्य था वो पूरा अलग था। वो जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो फिर देखो, ब्रिटिश साम्राज्य एवं औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई। यानी जैसे उन्होंने हमारे समाज, हमारी संस्कृति में है ना हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो हमने क्या किया, उनके प्रति प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया उनके विरुद्ध। यानी कौन सी प्रतिक्रिया कि आप किसी भी तरह से यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा धार्मिक क्षेत्र, हमारा सामाजिक क्षेत्र, हमारी जो रीति रिवाज है उनमें किसी भी प्रकार का आप हस्तक्षेप ना करें तो बढ़िया है। तो फिर क्या हुआ, देखो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसे भारतीय पुनः जागरण कहते हैं। पुनः जागरण का अर्थ आपने शाब्दिक अर्थ पढ़ा ही होगा कि फिर से जागना। यानी ऐसे ऐसे आंदोलन हमारे यहाँ हुए जिससे भारत की जो सामाजिक स्थिति है उसको सुधारा जा सके, सांस्कृतिक स्थिति है उसको सुधारा जा सके। जो ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिए, पाश्चात्य संस्कृति को लेके आ गए हैं। और भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे हमारे यहाँ प्रमुख विद्वान रहे, उन्होंने वापस क्या सोचा कि जनता को जागरूक करके पुनः जागरण के माध्यम से हम फिर भारतीय संस्कृति का प्रचार करेंगे, भारत को हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं उनका विस्तार करेंगे,
फिर देखो आगे, जहाँ एक और सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने के प्रयास किए गए, वहीं दूसरी ओर भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन मस्तिष्क में आत्मसम्मान की भावना जागृत की गई। यानी हमारे यहाँ पर जो भी सामाजिक धार्मिक रूढ़ियाँ थी, रूढ़ियाँ यानी पुरानी परंपराएं, रूढ़ियों का अर्थ होता है पुरानी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर यानी कि भारत की जो गौरवशाली जो परंपरा है उसको उजागर कर भारतीय जनता के प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आत्मसम्मान की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। ये सबसे पहला मूल उद्देश्य है सामाजिक आंदोलन में। आप इतना सा ध्यान रखो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको पुनः जागरण के माध्यम से लोगों को प्रतीत करके, गौरवान्वित करके एक बार फिर उन्हें जागृत किया गया। समझ में आ गया ना। फिर देखो, सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक आस्था के बीच गहरा संबंध होने के कारण सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार आवश्यक था। यानी हमारे यहाँ पर समाज और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो समाज को सुधारने के अलावा धर्म से भी जो भी हमारे कुछ परिवर्तन करने थे, धार्मिक जो रूढ़ियाँ थी उनको ख़त्म करना था। बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पर जो पुराने ज़माने में परंपरा चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, जैसे बाल विवाह हो गया, जैसे बहुत सारी ऐसी परंपराएं जिनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। जैसे धर्म में आप धार्मिक आडंबर देख लो कि हाँ, जैसे किसी भी प्रकार का हम आडंबर कर रहे हैं, है ना, अंधविश्वासों में जी रहे हैं, उन सबको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले यहाँ से आप ध्यान रखोगे, देखो क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, सबसे इम्पोर्टेंट लगा देना, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को बताया कि अतीत में सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। अतीत यानी पुराने परंपराओं में, हमारे ग्रंथों में ये नहीं कहा गया है कि आप, है ना, सती प्रथा को हमारे समाज में बनाए रखें। सती प्रथा होता है क्या है कि जब भी कोई किसी स्त्री का यानी पति जब मर जाता है किसी युद्ध में, तो वो उसके पीछे सती हो जाती है, आग में अपना जो शरीर है वो, है ना, क्या करती है, आग में एक तरह से जला देती है अपने आप को, उसको कहते हैं सती। वो पहले होता था। तो इस प्रकार उन्होंने, देखो सबसे पहले कौन सा अच्छा प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने, जो हमारे समाज सुधारक के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को बताया कि अतीत में सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। सेकंड देखो, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध वैदिक ग्रंथों को आधार बनाकर किया। यानी हमारे समाज में किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट किस पे जोर दिया, वैदिक ग्रंथों को। यानी हमारे जो पुराने जो 4 ग्रंथ हैं उनके ऊपर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारे जो वेदों के अनुसार हमें चलना चाहिए, किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ 2 बातें अपन पढ़ रहे हैं सामाजिक सुधार के तहत, कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और दयानंद सरस्वती ने वैदिक ग्रंथों पर जोर देकर समाज को सुधारने का प्रयास किया। फिर देखो, समाज सुधार उदारवादी एवं मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे। उदारवादी अपन कह सकते हैं सरल विचारों वाले, और मानवतावादी यानी होता है कि एक दूसरे की मदद करना, मनुष्य के जो कर्तव्य है, मनुष्य के जो उद्देश्य है, उन विचारों को लेकर चलना। इसके मूल में शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग था। यानी जो भी अपन ने आंदोलन पढ़े, आपने क्रांतियाँ भी पढ़ी होगी, हमने पुनः जागरण भी पढ़ा, तो इन सब में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है समाज में, बुद्धिजीवी लोगों का। बुद्धिजीवी लोगों का यानी बड़े बड़े हमारे यहाँ सामने, जैसे मान लो शिक्षक है, विद्वान है, या फिर अपन देखते हैं भी हैं कि भाई समाज में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ ना कुछ नए करने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं बुद्धिजीवी जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने ये समाज को सुधारने का प्रयास किया, जिनमें राजा राम मोहन राय, सेकंड दयानंद सरस्वती, और थर्ड एक और नाम आता है जिनका नाम है विवेकानंद जी। ठीक है ना। बुद्धिजीवी भारतीयों ने देश की दुर्दशा एवं पिछड़ेपन के कारणों को खोजकर देश का उत्थान करना चाहा। यानी भारत की जो दुर्दशा है, भारत की किस वजह से पिछड़ेपन, यानी अन्य देशों से हमारा पिछड़ा हुआ है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमारे समाज को, है ना, और नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। तो उन सब कारणों को ख़त्म करने का प्रयास किया, चाहे हमारे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, ब्रह्म समाज,
आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, ये आपको तीनों याद रखना है। आगे जब अपन विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ब्रह्मा समाज और आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। ब्रह्मा समाज था राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन आप सब जानते हो विवेकानंद जी का। तो ये तीन ऐसे हमारे जो आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन, उसके तहत समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया इन तीनों विद्वानों ने। ठीक है ना। फिर आगे देखो, सामाजिक आंदोलन उदय के निम्नलिखित कारण है, यानी सामाजिक आंदोलन जो हुए हमारे सामने वो क्यों हुए। सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे भाई इन लोगों ने इतना जो प्रयास किया देश में जो सामाजिक धार्मिक स्थिति को सुधारने का, उसके पीछे रीज़न क्या था। तो फर्स्ट रीज़न देखो यहाँ दे रखा है, फर्स्ट कारण क्या दे रखा है कि अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी, जो ईसाई लोग आते थे, जो ईसाई धर्म के, यानी जब वहाँ से अंग्रेज़ों के वहाँ मतलब कि इंग्लैंड से अंग्रेज़ तो आए ही आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन उनके साथ कौन आ गए, ईसाई भी आ गए। अब उनका मूल उद्देश्य क्या था कि धीरे धीरे यहाँ व्यापार करते करते एक तरह से भारत को अपने अधीन करना। समझ में आ गया ना। तो फिर देखो फर्स्ट कारण क्या हुआ कि अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारक, हाँ यानी कि अपन कह सकते हैं ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले 1813 ईस्वी के बाद बड़ी संख्या में भारत आने लगे। ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया। अब जितने भी ईसाई पादरी आए थे उन्होंने क्या किया, भारतीयों को प्रलोभन देकर और हिंदू धर्म की आलोचना करके, हिंदू धर्म की बुराइयां करके उन्होंने ईसाई धर्म बनाने के लिए मजबूर किया लोगों को। किनको, भारतीय लोगों को। यानी कि वो एक तरह से चाह रहे थे कि भारत में ना व्यापार के साथ साथ हमारा ईसाई धर्म भी बढ़ जाए, और इससे क्या होगा कि एक तरह से अपन भारत को गुलाम बना सकते हैं। ठीक है ना। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन आवश्यक प्रतीत होने लगा, और इसीलिए विद्वानों ने क्या किया कि भाई हमारे धर्म की भी रक्षा करनी है। ईसाई पादरी हमारे धार्मिक क्षेत्र में अब हस्तक्षेप करने लग गए। सेकंड, अब हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, क्योंकि अब इन लोगों का जो उद्देश्य था धर्म और संस्कृति को पूर्णतः परिवर्तन करने का था। किनका, अंग्रेजों का। तो विद्वानों ने किया क्या, इन सब को जागरूक करने का प्रयास किया कि भाई ये सारी जो चीज़ें हैं वो गलत है, हमारे वेदों के ने ये नहीं कहा है ना। तो देखो आगे, भारतीय समाज में कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त कर ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया। यानी कैसे भी करके ईसाईकरण को रोकना है, ईसाई धर्म का जो प्रचार हो रहा है ईसाई पादरियों के द्वारा उसको रोकना है, और उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है। सबसे पहले आपका यही कारण होना चाहिए कि भाई ये जो सामाजिक आंदोलन हुए उनके पीछे रीज़न क्या था कि भारत के अंदर जो सामाजिक धार्मिक संस्कृति के अंदर जितने भी जो मतलब कि बुराइयां थी उनको ख़त्म करना और ईसाईकरण को रोकना, है ना। किसके द्वारा, ईसाई पादरियों के द्वारा जो ईसाईकरण हो रहा था। सेकंड देखो, सेकंड कारण क्या है, सेकंड कारण है यूरोपीय विद्वान विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर आदि ने भारतीय इतिहास, धर्म, साहित्य का अध्ययन कर यह बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। सबसे बड़ा यहाँ ध्यान रखना, हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान आए जैसे विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर, इन्होंने क्या बताया कि भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व की महानतम है। यानी यहाँ जो बड़े बड़े विद्वान जो हुए और पूरा विश्व जो है भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित मानता है और सबसे बड़ी महान सभ्यताओं में से एक है। तो यहाँ पर देखो, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये एक थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना कि बंगाल की एक एशियाटिक सोसाइटी थी, उन्होंने भारत के जितने भी जो पुराने ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन किस में किया, अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया। अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। ये सही कारण है कि इन भारत में अनेक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने भारतीय जो ग्रंथ है उनका ट्रांसलेशन, उनका जो अनुवाद था वो अंग्रेजी भाषा में किया, और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को एक महानतम संस्कृति के रूप में देखा जाने लगा इसी वजह से।
और ये संस्कृति ख़त्म ना हो जाए, ये संस्कृति विलुप्त ना हो जाए अंग्रेज़ों के माध्यम से। और इसीलिए हमने क्या किया, सामाजिक सुधार करने शुरू किए। इसीलिए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने ये बताया कि भारतीय संस्कृति जो है सबसे महानतम संस्कृति है, और हमें इस तरह से इन लोगों के प्रलोभन में आकर हमें किसी भी प्रकार की भारतीय संस्कृति को ख़त्म नहीं करना है। थर्ड कारण क्या था, देखो, पश्चिमी सभ्यता के प्रचार ने भारतीय को सशंकित कर दिया। इन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया। पश्चिमी सभ्यता किसकी? अंग्रेजों की सभ्यता। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा को दी। यानी हमारे जितने भी जो समाज सुधारक थे उन्होंने क्या बताया कि धर्म और संस्कृति में विश्वास बनाए रखना है, जो जैसे जैसे वेद कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। कालांतर में जो भी अपन रूढ़ियाँ आई हैं, जो भी बुराइयाँ आई हैं, जो भी अंधविश्वास आए हैं, उन सबको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ये सारे अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं कि भाई आंदोलन उदय होने के कारण, समझ में आ गया ना, कि किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और हमने किस तरह से है ना आंदोलनों की शुरुआत करी, क्यों करी। थर्ड देखो हमारे यहाँ पर फोर्थ, समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भारत के पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपको सबको पता है कि इससे होता क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोग जागरूक होते हैं। किस तरह से? जब अंग्रेजों की नीतियाँ पढ़ेंगे वो, जब हमारे यहाँ पर जैसे हमारे समाज सुधारकों ने लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए पत्र निकाले, समाचार पत्र, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। अंग्रेजों के व्यवहार के समाचार छपने लगे, यानी कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, ठीक है ना। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति उत्पन्न की। जैसे आज भी अपन देखते हैं कि भाई जो भी न्यूज़पेपर आता है तो उसके माध्यम से होता क्या है, उसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि देश में क्या चल रहा है, कौन सी घटना घट रही है, कौन सी सरकार बनी है, लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है। तो इससे लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। तो विद्वानों ने भी यही प्रयास किया, समाज सुधारकों ने, कि भाई समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। फिफ्थ जो वो है कि भाई क्यों हुआ, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। समझ में गया? यानी हमारे यहाँ पर भी मध्यम वर्ग कौन सा, जो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त जिन्होंने किया है। इन्होंने पश्चिमी समाज के अध्ययन तथा वहाँ चल रहे समाज परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में समानता और एकता की भावना का प्रचार किया। यानी पहले तो उन्होंने क्या ली, अंग्रेजी शिक्षा ली, और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि भाई भारतीय संस्कृति और अंग्रेजों की संस्कृति है, उसमें जो फ़र्क है, उसमें जो चल रही जो बुराइयां हैं उनको समाज में है ना क्या किया, लाने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये अपने जो कारण पढ़े वो कारण थे भी कि सामाजिक सुधार क्यों किए गए, इनके पीछे रीज़न क्या था। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बर्मा समाज। राजा राम मोहन राय का सबसे इम्पोर्टेंट अपन पढ़ेंगे कि बर्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। और साथ साथ आप नोट डाउन करते रहें ताकि ऐसा कुछ लगे कि भाई ये इम्पोर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन करते रहें। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा ध्यान दें। फिर देखो बर्मा समाज यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अभी तो अपन ने केवल इतना सा पढ़ा था कि भाई आंदोलनों के उदय के कारण क्या थे। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में किया गया। सबसे पहले राजा राम मोहन राय बंगाल के थे और बंगाल में ही उन्होंने अपनी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। राजा राम मोहन राय बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत और भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला नेता कहा जाता है। तो यहाँ से ये पूरा अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे भारत के नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत का पहला नेता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। और उन्होंने किसकी स्थापना की, बर्मा समाज की स्थापना। और बर्मा समाज की स्थापना का उद्देश्य मूल क्या था, उद्देश्य मूल ये था कि हमें कैसे भी करके समाज को सुधारने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले देखो मौलिक सिद्धांतों एवं दर्शन में आस्था थी। ये कालांतर में हिंदू धर्म वे समाज में आए आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। ये अपन ने पीछे पढ़ा ही था कि भाई सबका उद्देश्य एक ही था कि धर्म और समाज में जितने भी अंधविश्वास है, आडंबर है, जो रूढ़ियाँ हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि भाई ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का नेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। फिर देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी हमें साइंस के ऊपर जोर देना चाहिए, ठीक है ना। मानव गरिमा, मानव की जो गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए। मनुष्य की एक दूसरे की मदद करता रहना चाहिए। सामाजिक समानता, हमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए समाज में। और हमें हमारे वेद, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, वो हमें ये नहीं कहते कि हम किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव करें आदि विचारों को अपना कर भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पुनः उत्थान करना चाहते थे, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के रामनगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ। उन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया। सबसे पहले तो यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लेना उनका इंट्रोडक्शन। वो बंगाल के ही थे और बंगाल में उन्होंने सबसे पहला प्रयास किया, ठीक है ना। राधानगर में ब्राह्मण जमींदार के यहाँ, एक साधारण से परिवार में हुआ था, ब्राह्मण जमींदार के थे वो। इन्होंने सबसे पहले तो देखो हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों का अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, तो इसलिए तो वो विद्वान माने जाते हैं। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू, हिब्रू को अंडरलाइन कर लेना। हिब्रू एक तरह की भाषा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हिब्रू क्या है। भाई अपन ये तो जानते हैं कि फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन ये सारी भाषा है, लेकिन हिब्रू भी एक क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है ना। आदि अन्य भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की, यानी सबसे पहले अंग्रेजों की यहाँ पर नौकरी भी की थी, किंतु बाद में त्यागपत्र दे दिया। उनको पता चल गया कि भाई इनका केवल मूल उद्देश्य है भारतीय संस्कृति को ख़त्म करना। तो उन्होंने सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो नौकरी थी उसको त्याग कर समाज को सुधारने में लग गए। फिर सेकंड देखो, इन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार एवं प्रिस्पेक्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। इसको अंडरलाइन कर लेना। एकेश्वरवादियों का उपहार और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी? राजा राम मोहन राय की। तोहफत उल मुहुद्दीन फारसी भाषा में लिखी, फारसी भाषा में जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। फारसी में मिरात उल अखबार, बंगाल में संवाद कौमुदी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है संवाद कौमुदी, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन सी? संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और हिंदी में क्या लिखा हुआ है? बंगदूत। आप ये दो ही याद रख लो, बंगाल में संवाद कौमुदी और हिंदी में बगदूत किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। अब अपन देखते हैं 1815 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। सबसे पहले इन्होंने 1815 में किसमें? आत्मीय सभा। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, यानी शिक्षा के ऊपर जोर देते हुए। कहाँ पर? कलकत्ता में, और ये बंगाल में पड़ता है। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1825 में। बंगदूत किसने लिखा? समझ में आ गया ना? राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कौमुदी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना कर अपने विचारों का प्रचार करना शुरू किया। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ कब? 1828। 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ही ब्रह्मा समाज की स्थापना कर अपने विचारों का प्रचार करना शुरू किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर अंडरलाइन लगाना कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। ब्रह्मा समाज कहलाया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इनका उद्देश्य सबका वही था कि समाज को सुधारने का। तो इन्होंने अलग अलग समाज की स्थापना करना शुरू किया। तो राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस सभा की स्थापना की? तत्वबोधिनी की। और देवेंद्रनाथ टैगोर किसके पुत्र थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय के बाद 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज को पुनः जीवित किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को लोकप्रिय बनाया। तो सबसे अच्छी चीज़ केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज को लोकप्रिय बनाया, यानी लोगों को ये बताया कि भाई इसमें हमारे समाज के प्रति हमारे धार्मिक जागरूकता जो दी गई है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज को राजा राम मोहन राय के मार्ग पर चलाना चाहते थे। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज
ने सभी धर्मों के प्रस्तावों के पाठ की अनुमति दे दी। वह सामाजिक सुधार में अधिक रुचि लेने लगे। इस कारण दोनों में मतभेद बढ़ता गया। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में थोड़ा सा किसी बात को लेकर, समाज के सुधारों को लेकर कुछ मतभेद हो जाता है। तो इस कारण आप क्या देखो, इस कारण दोनों में मतभेद बढ़ता गया और 1867 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। अब मतभेद किन के बीच में हो गया? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में, ठीक है ना। ब्रह्म समाज को दो भागों में बढ़ गया। फर्स्ट, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो समाज था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। कौन कौन? देवेंद्रनाथ और केशव चंद्र सेन। तो देवेंद्रनाथ जो दो थे, उन्होंने किस समाज की स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन का जो समाज कहलाया वो क्या कहलाया? भारत का ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट। ये छोटे क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं कि भाई जब दोनों में मतभेद हो गए, केशव चंद्र सेन में और देवेंद्रनाथ टैगोर में, तो इन्होंने अपने कौन कौन से समाज बनाए? तो सबसे पहले आदि ब्रह्म समाज, किसका? देवेंद्रनाथ का। फिर केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह के विरुद्ध बड़ी दृढ़ता से किया, यानी बाल विवाह को रोकने का बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने। किसने? केशव चंद्र सेन ने। किंतु इन्होंने अपनी 13 वर्षीय अल्पायु बेटी का विवाह बहुत बड़ी उम्र के कूच विहार के राजा से कर दिया। एक छोटी सी देखो पुत्री थी, केवल 13 साल की इनकी बेटी, उसका जो विवाह था उनका बहुत बड़ी उम्र के कूच विहार के राजा से कर दिया। इस कारण इनके कुछ अनुयायी इनसे रुष्ट हो गए कि भाई इस तरह से विवाह कैसे हो सकता है, एक तो बहुत छोटी सी बच्ची है और एक एज में बहुत बड़ा एक विद्वान है या फिर एक पुरुष है उसके साथ हो गया। तो कुछ इनके जो शिष्य थे वो इनसे नाराज भी हो गए। 1878 में केशव चंद्र सेन के भारत ब्रह्म समाज में फिर फूट पड़ गई। इसी कारण, किसके कारण? इस विवाह के कारण, अपनी पुत्री के विवाह के कारण। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों ने भारत ब्रह्म समाज से पृथक होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब लोगों के द्वारा जो भारत ब्रह्म समाज था, किनका? केशव चंद्र सेन का, उसमें भी फूट पड़ गई और लोगों ने एक नए समाज की स्थापना कर दी। उसका नाम क्या था? भारत ब्रह्म समाज से पृथक होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। कौन सा एक नया समाज बन गया? साधारण ब्रह्म समाज। अब देखो, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आप यहीं तक निशान लगा दे और अपन ने आज जो पढ़ा है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी है कि भाई सामाजिक सुधार जो थे वो किस कारण हुए, समझ में गया ना। सबसे पहली चीज़, किन किन लोगों का योगदान रहा। सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा था ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज, 1828 में ये, ठीक है ना। इनके मूल उद्देश्य क्या थे, इनका परिचय, ये कहाँ के थे, समझ में गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, धन्यवाद।